दोस्तों नमस्कार, केपी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। और इंटरव्यू की श्रृंखला जारी रहेगी और इसी इंटरव्यू के दौरान पडरौना के एक ऐसे खूबसूरत और ऐसे बेहतरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो अपने आप में किसी पहचान के मोहताज नहीं। एक ऐसे आर्किटेक्ट जो जीरो से पडरौना में शुरुआत करते हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हर कोई इंसान इनसे अपने घर का डिजाइन कराना चाहता है, अपने घर का नक्शा बनवाना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। और कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत बड़ी शून्य से होती है, जैसा सर ने यहाँ पर किया। मैं इनसे मुलाकात तो आपकी जरूर कराऊंगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से निकले हुए एक ऐसे इंसान जो हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पडरौना के अंदर एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी कंपनी डालते हैं जिसको लेकर लोगों की सेवाएं करते हैं, लोगों की मदद करते हैं उनके ड्रीम को पूरा करने में। तो मैं लेट ना करते हुए आप सबकी मुलाकात कराता हूँ सर से, और सीधे चलते हैं सर के पास और मैं इनकी स्टोरी सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम मिसबाहुद्दीन अंसारी है। वैसे तो मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ, बट यहाँ लोकल में मुझे लोग अक्सर तक इंजीनियर नाम से संबोधन करते हैं। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, बट जब कोई भी मुझे कोई अगर आर्किटेक्ट कह के बुलाता है, एक बार उस शख्स की तरफ जरूर तवज्जो देता हूँ कि आखिर ये है कौन। सर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपने हायर एजुकेशन कहाँ से आपने जी कमलेश जी, वैसे तो मैंने महर्षि विद्या मंदिर से अपनी बेसिक स्कूलिंग की। उसके बाद मैं सेंट थेरेसास में गया एंड मेरी हाई स्कूल और इंटर सेंट थेरेसास से ही हुआ। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा से मैंने अपनी बीआर की डिग्री हासिल की, जो कि एक 5 साल का कोर्स होता है। इस दौरान मेरी ट्रेनिंग नागपुर में स्क्वायर 9 डिजाइन नाम की एक फर्म के अंडर की। बैचलर्स करने के बाद मैंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जॉब किया। जो मेरी पहली जॉब थी वो ओरायन आर्किटेक्ट में आर्किटेक्ट संजीव शर्मा सर के अंदर की थी, एंड दूसरी जो जॉब थी बीबी आर्किटेक्ट के अंदर आर्किटेक्ट विवेक भाटी सर के अंदर थी। अभी मैं जॉब कर ही रहा था, उसी दौरान मेरे गेट का रिजल्ट आ गया, रैंक काफी अच्छी थी और उसके बाद मेरा एडमिशन आईआईटी खड़गपुर में हो गया। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आईआईटी खड़गपुर के अंदर सबका सपना होता है कि वहाँ पे एडमिशन हो या बच्चे वहाँ पे पढ़े या पर वहाँ पे किसी तरीके से एडमिशन हो जाए। आपका सर वहाँ का सफर कैसा रहा? क्योंकि सबका तो हो नहीं पाता है और आप एक ऐसे जगह के, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पिछड़ा इलाका हम लोगों का होता है, यहाँ से आप वहाँ तक का सफर कैसे तय कर पाए सर? तो इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए। कमलेश जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेट का एग्जाम क्लियर हुआ, बट मुझे भी पहली बार यही लगा कि गेट का एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरा एडमिशन खड़गपुर में या आईआईटी किसी भी आईआईटी में हो गया। बट इतना आसान भी नहीं था वो चीजें, क्योंकि गेट का रैंक भले अच्छा हो उसके बावजूद भी आपका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू में डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से, तो सीटें लिमिटेड थी और इंटरव्यू देने वाले लोग ज्यादा थे। तो जैसे तैसे अब ऊपर वाले का काम रहा, ये मेरा एडमिशन इंटरव्यू हुआ, क्वालिफाई कर गया और मेरा एडमिशन हो गया। और ये 2 साल का कोर्स है मास्टर्स का। आईआईटी जैसे संस्था से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन में पढ़ाई लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद अच्छे पैकेज पे रहने की बात करते हैं, अच्छे पैकेज वाली नौकरी की तलाश करते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाकर सेटल भी होना चाहते हैं कि यार हमें वहां नहीं जाना है, हमें बहुत अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे पैकेज पे हम यहाँ सेटल भी हो जाएं। ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। लेकिन आप इतने बड़े संस्था में, इतने बड़े आईआईटी कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद आप पडरौना जैसे शहर में अपना ऑफिस डाले और यहाँ पर अपने करियर के बारे में आपने कैसे सोचा सर? देखिए कमलेश जी, बैचलर्स किया मैंने, उसके बाद मास्टर्स किया। ये 7 साल का जो सफर है, एज की भी एक लिमिट होती है। मेरे साथ रिस्ट्रिक्शन ये था कि मेरे भाई का एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका था और वो घर से बाहर था, मैं भी घर से बाहर था। घर पे बचे 2 माँ बाप बस। एक फैमिली अटैचमेंट था। कुछ लोग इसको बेवकूफ़ी समझे या अब वो डिसीजन तो वक्त के साथ बताएगा कि ये डिसीजन मेरा सही था या गलत था, बट पारिवारिक कंडीशन ऐसी थी जिसको मैं बयान तो नहीं कर सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बाहर नहीं जा सकता।
मतलब फिर आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते नहीं, आउट ऑफ कंट्री या इवन मैं आई मीन स्टेट भी छोड़ के जाना थोड़ा सा उचित प्रेफर नहीं कर पा रहा था, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मेरे इस डिसीजन को खास करके मेरे रिलेटिव या जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत आई मीन चैलेंजिंग रूप में लिया कि ये लड़का खड़गपुर से पास आउट होके आखिर यहाँ क्या करेगा, इसको जॉब कहाँ मिलेगी, इसको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। बट ये सब सोचते हुए मेरे दिमाग में बस माँ बाप का ख्याल था और अपने आई मीन पडरौना की धरती से, अपने शहर की धरती से एक लगाव था, एक मोहब्बत थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। और IIT खड़गपुर से पास आउट होने के बाद से एक 10x10 के कमरे में मैंने ऑफिस डाला। शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ये मैं ऐसी जगह था या ऐसे प्लेस पे मैं एज एन आर्किटेक्ट आया था जहाँ आर्किटेक्ट होता क्या है, ये प्रोफेशन क्या होता है, लोग जानते नहीं। जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू के शुरुआती दौर में भी बताया कि मुझे आज की डेट में भी लोग इंजीनियर नाम से ही जानते हैं, आर्किटेक्ट कम जानते हैं। और जो बोलता भी है तो उसे बड़ा आश्चर्य से मैं भी देखता हूँ। बट ऐसी जगह पे, ऐसे छोटे शहर में प्रैक्टिस करना, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ अपने प्रोफेशन को, अपने बारे में लोगों को बताना और एक बेस तैयार करना, ये ऐसी बात हो गई कि आप कुआं खोद के पानी पीने जैसी बात हो। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपने शहर में ही, अपने लोगों के बीच में ही अपनी सेवा को देना है। तो फिर मैंने सारी मोह माया छोड़कर और मैं पडरौना पर सेटल हो गया। मेरा सफर शुरू हुआ 10x10 के कमरे से। मैं एक छोटे से कमरे में अपना ऑफिस खुला अकेले। साल भर कैसे तैसे जो मेरे पापा के यानी अबू के जानने वाले लोग, मेरे कुछ जानने वाले लोग, कुछ कॉमन लोग आए, हमसे अप्रोच किया मुझे कि भाई मेरा ऐसा ऐसा घर है, ऐसी ऐसी जमीन है और मुझे नक्शा चाहिए। बट सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था उस दौरान। शुरू में जब मैंने ऑफिस शुरू किया, एक ऑफिस रन करने के लिए आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए। आपके सिंपल सा मैटर, बिजली का खर्च है, स्टाफ के खर्च है, बाकी और डिफरेंट टाइप आपके खर्च होते हैं जो आपको सर्वाइव करते हो। आपको सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, क्योंकि वो मेरे जानने वाले लोग थे। मैं उनसे न सवाल कर पाता, न अपनी फीस चार्ज कर पाता और न वो खुल के बोल पाते कि भैया आपकी क्या चार्ज है। सस्पेंस बना रहता है। एक सस्पेंस हमेशा से बना रहता था, या ऐसा होता था कि मैं अगर इनसे फीस चार्ज करूं तो पता नहीं ये काम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या ये मेरे रिलेटिव है या ये मेरे पापा के जानने वाले, कहीं नाराज ना हो जाए। तो ये सारी चीजें दिमाग में, बहुत सारी चीजें। बट एनीवे धीरे धीरे समय गुजरता गया। साल भर बाद मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक मिला और मैंने अपना ऑफिस 10x10 के कमरे से 1000 स्क्वायर फीट में शिफ्ट किया। ठीक है, मैंने निश्चय कर लिया कि जब हमको यहाँ रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने अपने आप को आई मीन और एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा अपने इनिशियल फंड्स में लगाया। फिर हमने थोड़ा सा अपने बड़े स्पेस में एक ऑफिस डाला। ठीक है, वहां भी वही सेम स्टोरी थी स्ट्रगल करने की। बट चेंज इतना था कि वहां मेरे रिलेटिव्स थे, जानने वाले लोग। यहाँ धीरे 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 अब अनजान लोग भी धीरे धीरे पडरौना में ये बात फैल गई। ये बात धीरे धीरे लोगों के बीच में क्लाइंट के थ्रू हुई, जो मेरे इनिशियल क्लाइंट थे। तो मेरा जो ऐड हुआ वो क्लाइंट के थ्रू ही, माउथ पब्लिसिटी जिसको कहते हैं, माउथ से मतलब चीजें कि क्लाइंट क्या दूसरे क्लाइंट। तो धीरे धीरे पहले क्या था कि अब लोग जो पडरौना में धीरे धीरे ये लोग जानने लगे कि हाँ अब आर्किटेक्ट जैसा कोई सक्सेस या आर्किटेक्ट जैसा भी कोई प्रोफेशन को चलाने वाला पडरौना में आ गया है। धीरे धीरे क्लाइंट क्वेरीज बढ़ी। तो मुझे यहाँ स्टार्टिंग में लोगों को ये बताना पड़ा कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन होता क्या है, आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। एक आर्किटेक्ट में आपको मैंने ये बड़ा आयरनी सा चीज है कि आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आपको एक लॉयर भी बनना पड़ेगा, एक डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, एक एक्टर भी बनना, जैसा आपका क्लाइंट है। जैसे कि आपका एक क्लाइंट डॉक्टर है, लेकिन आप आर्किटेक्ट हैं और आपका एक क्लाइंट डॉक्टर है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक डॉक्टर की लाइफस्टाइल क्या होती है। वो सुबह उठता है, अपने क्लिनिक जाता है, अपने हॉस्पिटल जाता है, वो कहाँ कैसे पेशेंट को डील करता है, उसके पेशेंट कहाँ से आते हैं, उसकी सारा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। ऑल्दो आप एक आर्किटेक्ट हैं, बट आपको ये जानना जरूरी हो गया कि उसका प्रोफेशन वो दिन से लेकर मतलब उसकी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या क्या है। एक एडवोकेट है, आपको जानना पड़ेगा कि हाँ उनको एक लाइब्रेरी चाहिए होती है, बुक्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट धाराओं की किताबें रखी हों, उसके क्लाइंट वेटिंग स्पेस, वो क्लाइंट आएगा तो कैसे डील करेगा, किस तरह से क्लाइंट, फिर वो अपने चैम्बर से लेकर कोर्ट तक कैसे जाएगा, ये सारा उसका दिनचर्या, सारा चीज आपको कवर करना होता है।
और उस हिसाब से डिजाइन करना होगा। हाँ, और उसके उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम क्लाइंट के हिसाब से, अगर आई मीन उनकी नीड के हिसाब से अगर हम डिजाइन नहीं करेंगे तो एक मेरे हिसाब से वो एक अच्छा डिजाइन नहीं होगा। सबसे पहले हमको जानकारी उसकी बैकग्राउंड की लेनी पड़ती है कि वो किस तरह का क्लाइंट है, क्या चाहता है, उसकी फैमिली स्ट्रेंथ क्या है, फैमिली में किस एज, अगर लेट्स से कि अगर कोई फैमिली है वो अपना घर डिजाइन करता है, उनके माँ बाप जिनकी एज 60 से प्लस है, अब उनके लिए मैं कमरा फर्स्ट फ्लोर पे डिजाइन करता हूं, तो ये मेरी मिस्टेक है जी, ये क्लाइंट की मिस्टेक नहीं है, ये मेरी मिस्टेक है क्योंकि आपने पूछा नहीं। हाँ, तो हमें उसके बारे में डाटा गैदर करना है कि किस एज ग्रुप के, किस, अगर उनका बच्चा है वो पढ़ना है तो उसके लिए हमको उसका जब रूम डिजाइन कर रहे होंगे तो हमको उसके लिए स्पेस देना होगा कि उसके लिए स्टडी टेबल चाहिए, ठीक है, उसके लिए आई मीन एंटरटेनमेंट जोन होना चाहिए, वो थोड़ा सा अपने आप को फैमिली से सेग्रीगेट फील करे, उसका भी अपना एक प्राइवेट स्पेस है। मान लीजिए घर की फैमिली मेंबर में कोई एक हैंडीकैप्ड है, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं जनरली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आपको रैंप दिया जाता है, बहुत लोग पूछते हैं ये रैंप किस लिए, तो सरकारी स्कूलों में भी बना हुआ है, सरकारी जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं उसमें हैंडीकैप्स के लिए आई मीन एक स्पेशल व्यवस्था दी जाती है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं डिजाइन का हिस्सा है, क्योंकि वो पब्लिक बिल्डिंग है, हर तरह के लोग आएंगे, फिजिकली एबिलिटी के साथ और डिसेबिलिटी के साथ दोनों लोग आएंगे, तो आपको उनका ख्याल रखना है। एज एन आर्किटेक्ट एक आर्किटेक्ट का बहुत मतलब वाइड रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे तो लोग बहुत इस बारे में अवेयर नहीं थे, बहुत सारे लोग कैसे भी करके अपना घर बना लेते थे, उसमें बहुत सारा नुकसान उनका हो जाता था, जैसे कभी रॉ मटेरियल का नुकसान हो गया, कभी बिल्डिंग गिर जाने का नुकसान हो, कई बार सुना गया है इधर कि बिल्डिंग बन रही थी, गिर गई, लोग इतने लोग मतलब दिक्कत हो गई या इतना नुकसान हो गया, तो उसमें भी तो काफी बचत होता होगा अगर कोई हायर करता। हाँ, एकदम ऑब्वियस सी बात है, आर्किटेक्ट जब आप हायर करते हैं तो आर्किटेक्ट करता क्या है, कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आने से पहले उसको विजुअलाइज करता है। आर्किटेक्ट क्लाइंट की नीड के हिसाब से उस स्पेस को, उस बिल्डिंग को या पर्टिकुलर आइटम को विजुअलाइज करता है। तो विजुअलाइज करने का मतलब हुआ कि उसके बारे में वो सोचता है, जानकारी गैदर करता है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल प्लान बनाता है जो कि वो क्लाइंट से डिस्कस करता है। अगर दोनों का कॉन्सेप्चुअल प्लान, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक सेम टॉपिक, सेम कंसेंट पे आ गया, तो फिर उसके बाद वो उसके लिए प्लान करता है। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज जो आर्किटेक्ट करता है कि जो कि पहले आपकी बिल्डिंग बनने से पहले वो पूरा प्लान कर देता है कि हाँ, आपके कमरा यहाँ रहेगा, आपका ऑफिस यहाँ रहेगा, आपकी पार्किंग यहाँ रहेगी, आपकी टॉयलेट ये रहेगी। सर, शुरुआती दौर के अंदर बहुत सारे लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी सिस्टम से या किसी संस्था को शुरू करते हैं तो कुछ पैसे की भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहता है, प्लस पेशेंस की भी बड़ी कमी रहती है। तो इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉर्ट आउट किया या इसको आउटकम कैसे किया? कमलेश जी, आपने बड़ा ही टफ सवाल पूछ लिया, बट अगर आपने पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जवाब दूं। एंड इसका जवाब मैं एक इंसिडेंट से देना चाहूंगा, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज है, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, किसी भी जॉब, किसी भी बिजनेस में, किसी भी एज में, बहुत ही जरूरी है। बिना उसके आप काम ही नहीं कर सकते या कामयाबी संभव ही नहीं है। संभवतः मेरा पहला साल ऑफिस का पहला एनिवर्सरी था और मैंने कुछ अपने चुनिंदा क्लोज लोगों को, क्लाइंट्स को इनवाइट किया था। तो उसमें एक मेरे बहुत ही करीबी और क्लाइंट तो मैं नहीं कहूँगा, वो मेरे अभिभावक स्वरूप हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में उभरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि अंसारी जी, आपको 5 साल समय देना पड़ेगा पडरौना को, बिना ये समय दिए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन अगर एक बार आप पेशेंस रखते हुए इन 5 सालों को गुजार लेंगे तो आपको एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी। मुझे वो दिन है और आज का दिन है कि आप अपने ऑफिस के 6वें साल के पड़ाव में हैं। बड़ा एक ताकत सा मिलता था। एंड जब भी ऑफिस में जब मेरे पास किया तो मुझे कभी कम होते थे तो मैं उनके शब्द को याद करता था और जैसे ही वो चीजें मुझे रिकॉल करता था तो मुझे मेरे अंदर एक एनर्जी सी भर जाती थी, एक प्रोत्साहन सा मिलता था और मैं आगे बढ़ जाता था। और फिर उसके बाद से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो दिन था और आज का दिन है कि हमने 6 साल अपने ऑफिस का पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि थाने जैसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिला हुआ है, तो शायद अगर आप अपने पेशेंस को खो देते, धैर्य को खो देते, तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें, अभी मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी देखा तो बहुत मतलब अच्छा आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, बहुत सारे वीडियोस आपके प्रोफाइल पे है, डेटा उस पे,
तो मैंने उसको देखा आपके प्रोफाइल पे, तो बहुत बढ़िया है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो शायद ये आपके पेशेंस का ही देन है कि सर को ये चीजें मिल पा रही हैं और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कर पा रहे हैं। तो आप भी पेशेंस रखेंगे तो आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। कमलेश जी, आपका शुक्रिया कि आप मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स का नाम ले रहे हैं, बट मैं कुछ चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। थावे मंदिर अभी मीडिया में अप्रिशिएट हो रहा है एंड उसका प्रपोजल गया है। एक बार जब ये फाइनल होता है जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा एंड इसका वीडियो चैनल जो भी वर्क है उसको, और मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझूंगा कि इतना बड़े स्केल का प्रोजेक्ट मुझे मिले। सर, मैंने आपके गो ग्रीन जो कैंपेन आप चला रहे हैं उसके बारे में मैंने सुना है और सोशल मीडिया पे काफी उसको पसंद किया जा रहा है और पिछले साल आप लोगों ने काफी अच्छा काम भी किया है उस कैंपेन के अंदर। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे गो ग्रीन करके एक फाउंडेशन चलाना है या कैंपेन चलाना है या इस टाइप का काम करना है, ये कैसे आपके दिमाग में आया? गो ग्रीन एक इनिशिएटिव है जो कि इन्वायरमेंट के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम लोग पेड़ के कटने का या उसके डिप्लीशन में हमारा हाथ है, नहीं डायरेक्टली तो डायरेक्टली, यानी किसी भी भूमि पे या भूखंड पे अगर हम कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, वो ना हो कभी ना उस पे पेड़ रहा हो या कोई पेड़ है तो उसको कटना पड़ता है, जिसकी वजह से समाज को या इन्वायरमेंट को काफी नुकसान होता है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ किसी भी फॉर्म में तो उसी का एक इनिशिएटिव है गो ग्रीन। इस कैंपेन के तहत हम पेड़ लगाते हैं और जैसे पिछली बार हमने 2 अक्टूबर पे अपने फाउंडेशन डे के दिन पे 100 ट्रीज लगाया था और सिर्फ नहीं लगाया था बल्कि उसकी एक जिम्मेदारी भी ली थी कि उसको प्रॉपर तरीके से उसका पालन पोषण और उसको प्रॉपर तरीके से देख रेख उसकी। तो ये उसी का हिस्सा है एंड इस बार भी हम लोग प्लानिंग में हैं। इसमें एक सीड बाउल का नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, उसको जल्दी हम लोग आने वाले समय में उसको लॉन्च करेंगे और उसके माध्यम से हम इन्वायरमेंट को और भी पौधों से लैस करते नजर आएंगे। सर, आपने पूरी स्टोरी अभी आपने बताया, पूरा जर्नी आपने बताया कि किस तरीके से आप स्ट्रगल करके 10 बाई 10 के कमरे से आप 1000 स्क्वायर फीट में आए, किस तरीके से आप कौन से गुरु मंत्रों को फॉलो करके आप 6ठे साल को भी कंप्लीट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हैं। तो ये बस आपकी इसी को शायद सक्सेस बोलते हैं और इसको कंटिन्यू भी आगे जारी रखना है। दोस्तों, सर की बातें आपने पूरी तरीके से सुनी और देखा भी, आपने सुना भी और देखा भी। अगर आपको भी पूरी लाइफ में कंप्लीट करना है, सक्सेस पाना है, तो आप सर की बताई हुई बातों को फॉलो जरूर करिए जिससे आपके जीवन में कामयाबी आ सके। कहते हैं कि छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो उससे मैटर नहीं करता, आपकी स्किल और आपका काम करने का तरीका आपको उच्च स्तर तक जरूर पहुंचाता है। उसके लिए आपका डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको मेहनती होना बहुत जरूरी है। जैसे सर 0 प्रोजेक्ट से आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए लगातार ये मेहनत करते रहे। ठीक उसी तरीके से अगर आप भी कुछ नहीं करना है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि अगर आप 1000 किताब पढ़ने से अच्छा है कि किसी एक्सपीरियंसर इंसान से जाकर मिलिए, बैठिए, बात करिए, वो अपने एक्सपीरियंस से इतनी सारी बातें आपको बता देगा जिसको आप फॉलो करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो आप सर की बातों को सुनिए और समझिए, आपको जीवन में कामयाबी जरूर मिलेगी। और इसी तरीके की वीडियोस केपी मोटिवेशन पे आती रहेगी। प्लीज हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला आप किसको सुनना चाहते हैं और किसकी लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी कीमती समय आज आपने हमको दिया। वीकेंड के दिन जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप जाके फील्ड करते हैं या देखते हैं, उसके आपने पूरा हमको समय दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, सर की लाइफ को सुन लिया, अब अपनी लाइफ बनाने की बारी है।